ये जो सारी कार्रवाई है ये बिना हमारी मदद के नहीं हो पाती और इसलिए हमें सावधानी की जरूरत है और सिक्योरिटी तंत्र जो है उसको और ज़्यादा कारगर पकड़ से बच्चा बच्चा चाहती इससे मुझे कहा कि ये मेरी मियाँ भी पता नहीं मैं मजा का नाम कर सकता। प्रोग्राम रक्षा और सुरक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और हमारे साथ हैं कर्नल वरिंदर शाही। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नल साहब, इस प्रोग्राम से हम जम्मू कश्मीर और बाकी जगह बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ रक्षा और सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त हो रहे हैं, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, इसलिए आपसे बहुत सारी जानकारी हम जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूं उस पे ऊपर बहुत चर्चा होती रही। हमेशा यही कहा जाता था कि कश्मीर के अंदर जो मदरसे चल रहे हैं उनमें आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। एक बार बहुत पहले 1990 में भी ऐसी ही चर्चा हुई थी। इन मदरसों को बंद किया गया था, जमाते इस्लामी के तहत मदरसे चल रहे थे। उसके बाद फिर चलना शुरू हो गए। अब कश्मीर के अंदर FAT फले आलम ट्रस्ट द्वारा 300 मदरसे चलाए जा रहे थे, जिनमें यही कहा जा रहा है कि इन मदरसों में देश विरोधी जो चीज़ें हैं, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ की उनको पढ़ाई, सब कुछ वही पढ़ाई जाती है जो एक आतंकवादी को पढ़ना चाहिए। सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, इन 300 मदरसों को बंद करने का ऑर्डर दिया है। एक बहुत बड़ी बात है। ये आज से नहीं, कई दशकों से, 90 से हम बात कर रहे हैं, कई दशकों से कह रहे थे कि मदरसों के अंदर जो है, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मदरसे जो हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके तालिब इल्म जो भी हैं, उनके हाथों में लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन इन मदरसों में ना तो लैपटॉप, ना कुरान, बल्कि वो सब चीजें थी जो देश विरोधी थी। क्या कहेंगे आप? आदर्श जी, सही कहा आपने। बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमारे देश का और ख़ास तौर पर हमारी यूनियन टेरिटरी का, जो कि रियासत जम्मू कश्मीर में कई साल कुछ ऐसी हुकूमतों में रही जबकि इन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। मैं थोड़ा पीछे, जहाँ आपने 1990 का जिक्र किया, जमाते इस्लामी को बैन किया गया और जब ऐसा हुआ तब ये मदरसे भी बंद किए गए थे। आश्चर्य होता है सोचकर, जहाँ तो एक क्लास में 45-50 बच्चों के पीछे भी कभी एक टीचर नहीं मिलता, पर 50,000 बच्चों के लिए 5,000 मदरसों में टीचर थे। मतलब हर 10 बच्चों के पीछे एक टीचर, और इतना पैसा इनको गल्फ से, हवाला से, मुशरियात से आ रहा था, अलग अलग तरीकों से, विदेशों से। इस बात का अब कंफर्मेशन हुआ है पक्का। ये स्टेट इंटेलिजेंस SIA ने यकीन किया कि इनको न सिर्फ पैसा मिल रहा था, इन्हें लिटरेचर मिल रहा था जहादी, और बाकायदा उस जहादी लिटरेचर की पढ़ाई कराई जा रही थी। मासूम मासूम छोटे बच्चे, शुरू से उनके दिल में एक नफरत बाकी उन सब कौमों के लिए जो इस्लाम में भरोसा नहीं रखती, और उनके दिल में न सिर्फ नफरत पर वायलेंस, ये ट्रेनिंग दी जा रही थी। अभी 2-3 दिन पहले जो एक हुक्म आया था जिसमें कि जो पूरा नेशनल एजुकेशन स्कीम नहीं बनी है, नया एजुकेशन प्लान बना है, वो J&K यूनियन टेरिटरी में लागू किया।
कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर। ठीक बात थी, बहुत अच्छा किया, पर मैं समझता था वो एक पेड़ के पत्ते काटने या पत्तों को तोड़ने वाली बात थी, जबकि जड़, जब बच्चे छोटे मासूम हैं। मैंने वो मिसाल दी थी, एक 9 साल की बच्ची को जब पूछा गया कि तुम आगे चलकर जीवन में क्या करना चाहती है, तो उसका जवाब था मैं औरत बनना चाहती हूँ। कभी औरत बनकर क्या करोगी? डॉक्टर बनोगी, सैनिक बनोगी, टीचर बनोगी, क्या बनोगी? तो उसने कहा नहीं, औरत बनकर मैं अपने मुल्क, शब्द मुल्क के लिए 5-6 जहादी पैदा करूंगी। तो ये जब छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को इस तरह की इंडोक्ट्रिनेशन बचपन से मिल रही थी, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं वापस जाऊंगा 1990 में, जब इनको बंद किया गया तब क्या हुआ। वो 5000 टीचर्स, जिसमें अधिकतर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे या वहाँ के रहने वाले थे, जिनको लोकल शादी वादी करके यहाँ सेटल हो गए या वहाँ से काबिलियत हासिल करके आए थे, वो 5000 टीचर और लोकल भी, काफ़ी लोकल, इन टीचर्स को बेरोजगार होने से रोकने के लिए तब की सरकार ने एक बड़ा अच्छा फैसला निकाला। उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में एडजस्ट कर लिया, ताकि वो तालीम जो कि वो मदरसों में देते रहे थे, जिसकी वजह से मदरसे बंद किए गए, वो तालीम अब गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट हो गई, टीचर्स बहाल रहे। और आज भी जब ये मदरसे बंद किए गए हैं, कोई बड़ा बात नहीं है कि ऐसा प्रपोजल आ जाए कि जी आप मदरसे बंद कर दीजिए, इन टीचर्स को हम उन स्कूल में भेज देते हैं जहां हमारे बच्चों को, जैसा भी कहा है, ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडजस्ट किए जाएंगे, जो कल की नोटिफिकेशन आई है उसके मुताबिक। तो बात तो वहीं की वहीं रही, बल्कि आपने और एग्रीवेट कर दिया उस तकलीफ को। वो जो छुपकर लिमिटेड पढ़ाई मदरसे में होती थी, अब वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आ जाएगी, और वो बच्चे जो मदरसा नहीं जाते थे उनको भी वही तालीम मिलेगी। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के वक्त यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें मोटिवेशन या इंडोक्ट्रिनेशन बंद करना है। सिर्फ इंस्टीट्यूट बंद करने से बात नहीं होगी। इसके साथ ही मैं दूसरी बात से गवर्नमेंट को आगाह करता हूँ, जो स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है, फलाहे आलम ट्रस्ट, जिसको कि इमदाद आती थी मॉनिटरी भी, और जिनको ये मटेरियल आता था, स्टडी मटेरियल, जिहादी मटेरियल, वो कितना आ चुका है, कहाँ है, उसको कन्फिस्टिकेट करना, उसको बर्बाद करना। तो अगर वो मटेरियल भी वहीं रहे और वो टीचर्स भी वहीं रहे, तो मैं समझता हूँ ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। 300 मदरसों में कितने स्टूडेंट्स होंगे, उनमें कितने टीचर्स हैं? आगे तो पता है आपको, इस पे नज़र थी 90 के, जब आपने 90 की बात की तब का एक्सपीरियंस आपने नहीं देखा। उनके बाद उसके बाद जो है, जो स्कूलों का जितने 500,000 टीचर अगर चला गया है, सही बात है, जिन्होंने आतंकवाद का बीज बोना ही सीखा है, वो देश प्रेम की बात थोड़ा करेंगे, वो वही कुछ सिखाएंगे उनको। और इसके बावजूद यहाँ पे मदरसे ऐसे चलते रहे। मुझे आदर्श जी पूछते हैं लोग, आप फौजी हैं, 3 साल पहले भी कहते थे फौज ने 100 मार दिए और 250 बचे हैं। 2 साल पहले भी कहते थे फौज ने 100 मार दिए और फिर 250 बचे हैं। आज भी कहते हैं कि 100-150 मार दिए, अभी भी 250 बचे हैं। तो ये सब झूठ क्यों? मैं उन सबको कह कर तंग हो गया कि यार जो मरते हैं उनकी तो लाशें बाकायदा सामने रिकवर होती हैं और हैंडओवर की जाती हैं या दफनाई जाती हैं, तो मारने वाली फिगर में तो कमी नहीं है। अब ये नंबर वैसा का वैसा क्यों रहता है, जिसके 3 सोर्सेज हैं, और सबसे बड़ा सोर्स है ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनको प्राइमरी लेवल से जिहाद सिखाया जाता है। आप लैपटॉप की बात करते हैं, उनको हाथ में पत्थर दिया जाता है, और जब वो पत्थर में माहिर हो जाते हैं तो अब वो ग्रेनेड और पिस्टल पकड़ने लगे हैं। तो ये नंबर तो बढ़ता जाएगा। एक हमारे
लीडर भी हैं बड़े टॉप, उन्होंने भी कहा था कि हर घर से दहशतगर्द निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि उनको ये इल्म था कि ये दहशतगर्द कहाँ बोए जा रहे हैं, कहाँ उगाए जा रहे हैं, कहाँ इंडोक्ट्रिनेट किए जा रहे हैं, कहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, कहाँ मोटिवेट किए जा रहे हैं और कहाँ से सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है, पर इस कदम का फ़ायदा तब होगा जबकि हम उस इंडोक्ट्रिनेशन की जड़ को भी उखाड़ फेंकें। अगर वो मटेरियल भी वहीं रहा और वो पढ़ाने वाले भी वहीं रहे, तो ये इस तरह सिर्फ बिल्डिंग्स को शटर बंद कर देने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सही कहा। एक चीज़ ये बड़े सोच समझ कर चलना चाहिए और इसको फॉलो अप एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ ये मोटिवेशन और होता है, अब वो बच्ची मदरसा गई थी या नहीं गई थी, 5-6 जहादी पैदा करने की शौकीन, पर कई बच्चों को दिखा के एक और वीडियो आया हुआ था, छोटे बच्चे वो तलवार लेकर, तुम इसका क्या करेगा, गला काटेगा। मैं पूरी बात नहीं बोलना चाहता, ना खुशगवार है, मासूम है, उनको जो बताया गया कर लिया है। मेरे लिए वो भी मेरे देश के बच्चे हैं, वो भी भारत माँ के बच्चे हैं। अगर उनको अच्छी पढ़ाई दी जाए तो जैसे कुछ लोग IAS में कामयाब हुए, कुछ लोग स्पोर्ट्स में कामयाब हुए, कुछ लोग म्यूज़िक में कामयाब हुए, कुछ लोग फिल्मों में कामयाब हुए, कोई वजह नहीं है कि ये कश्मीर के मासूम खूबसूरत सुंदर लड़कियां, हैंडसम छोटे बच्चे ये आगे चलकर हमारी देश को आगे बढ़ाने में और बिल्डिंग ऑफ द नेशन में सबसे मदद ना कर सबसे जरूरी बात ये है, जैसा हमने एक बहुत बड़ी गलती पीछे की, उन 5000 टीचर्स जो उस्ताद जो उनके थे, उनको सरकारी स्कूलों में भेज दिया। इनकी जगह तो इनके ऊपर केस चलना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए कि आप लोग देशद्रोही जो सबक पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर केस चलना चाहिए, बजाय इसके कि उनको नौकरियां दे दी जाए। बच्चों का भविष्य के लिए उनको अच्छे स्कूलों में भेजना चाहिए, जहाँ 50 बच्चे 100 बच्चे आपके राष्ट्रवादी हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके साथ बैठेंगे, वो भी वैसा ही सीखेंगे। लेकिन ये उस्ताद तो नहीं सिखाएंगे, ये उस्ताद तो वही सिखाएंगे जिसके लिए वो कश्मीर में लाए गए। वो बात 90 की थी, वो बात 370 के एब्रोगेशन के पहले की थी। मैं आशा करता हूँ यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से कि 2002 में अब जो वो कार्रवाई करेंगे वो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, और अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद हम सही टीचर्स यहाँ नहीं ला सकते, या यहाँ के टीचर्स का अगर तबादला ही करना है तो वो देश की दूसरी जगहों पर तबादला करके नहीं भेजे जा सकते। ठीक है आपने कल साहब, हम अक्सर आपके साथ यहाँ पे जो हमारी वीर नारियाँ हैं उनकी चर्चा करते रहे, और बहुत बार आपने कहा कि जिस तरह से हमारे ही देश में, हमारी दूसरी स्टेट्स में जो सुविधाएं वीर नारी को मिल रही थी वो यहाँ नहीं मिल रही, और ख़ासकर जब हमारा जवान हमारे स्टेट से बाहर कहीं शहीद होता है उसको तो वैसे ही इग्नोर किया जाता था। उसको लेके जहाँ चर्चा भी बहुत हुई और आपने सरकार के साथ भी बहुत बात की, और इस सिलसिले में कल आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले हैं, तो क्या कुछ उसमें बढ़ोतरी हुई? क्या उनने कुछ समझने की कोशिश की कि जो वीर नारियों का हक है वो जम्मू कश्मीर में भी उतना ही है जितना राजस्थान में है, पंजाब में है, कर्नाटका में है? अब तो 370 से भी नहीं है। अब तो हम तुलना कर सकते हैं, पहले हो सकता है कि हम नहीं करते, लेकिन अब तो तुलना कर सकते हैं कि इन्हें उनसे वंचित क्यों किया जा रहा है। आपकी मुलाकात जो हुई उसके बारे में कुछ बताएं। आदर्श जी, एक तो मैं बड़ा हौसला अफजाई हुई, बड़ा अच्छा लगा मुझे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी से मिलकर। बहुत सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, बहुत अच्छी तरह उन्होंने मेरी बात को सुना, और उसके साथ ही उन्होंने मुझे बड़ा तगड़ा आश्वासन दिया कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ। 25
25 लाख के 2 केस मेरे सामने आए थे, मैंने फौरन साइन कर दिए। मैं पूर्ण रूप से भरोसा करता हूँ उन्होंने जो कहा 100% सही है, पर ना तो उसकी कोई नोटिफिकेशन आई, ना उसका कोई इंटीमेशन आया, ना उसका कोई प्रेस रिलीज आया, और ना ही किसी भी रूप में मैंने आकर फिर चेक किया डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट से, ना उनके डिपार्टमेंट में कोई सूचना आई, और फिर आगे चेक करने पे पता चला कि ना ही वीर नारियों के पास कोई सूचना गई। हो सकता है जिस तरह हमारी यूनियन टेरिटरी पुराने स्टेट के ढर्रे पर चल रही है, शायद ये भी समाचार पाइपलाइन में होगा, और शायद वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे किसी सुअवसर का कि जब आकर लोग शोर मचाएंगे तो शायद वो चेक आगे नहीं, जब गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने चेक साइन कर दिए हैं, वहां से उनके घर तक पहुंचने में इतना समय लगेगा, और गवर्नर साहब को भी नहीं पता है कि वो कहाँ है, कहानी के, वो तो खुद पर हैरान है। आप जैसा आप कह रहे हैं कि अभी तक नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिस तक तो उसकी सूचना नहीं है। अब कब आ जाएगी, मैं आशा करता हूँ आ जाएगी। पर मेरी बात जो मैंने सिन्हा साहब को भी कही, मैंने कहा श्रीमान, चंडीगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली, ये सब स्टेट्स, महाराष्ट्र, इन सब ने, राजस्थान, इन सब ने 50 लाख दिया करते थे, जिसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। हमारी रियासत में जहाँ के बहुत ज़्यादा शहीद हो रहे हैं, पूरे देश के आकर यहाँ शहीद हो गए। हमारी अपनी रियासत के सालाना शहीद जब लद्दाख 7 था तब 10 के आसपास रहते थे, ±10। अब लद्दाख हट जाने के बाद मैं समझता हूँ 6-7 केस साल के होंगे। 6-7 केस में हम क्यों बचत कर रहे हैं? हम क्यों वीर नारियों को 1 करोड़ नहीं दे सकते? ये प्रार्थना मैंने उनसे विनम्र रूप में की है। मैं आशा करता हूँ वो इस पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही एक और बात जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग है, हर यूनियन टेरिटरी, हर स्टेट हर दूसरे साल जो बहादुरों को जी, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये जो जान की बाजी लगाकर मुट्ठी पर जान लेकर खेल जाते हैं, इनको जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो अलाउंस देती हैं, एनुटी कहते या मंथली अलाउंस देते हैं, हर 2 साल बाद बढ़ाया जाता है। हमारे J&K में ये 2008 में इसमें बढ़ोतरी हुई थी, और 8 से लेकर अभी तक उस पर विचार ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि हमारी जो साल में 2 बार राज्य सैनिक बोर्ड की मीटिंग हुआ करती थी, जो गवर्नर और मुख्यमंत्री अटेंड करते थे, पिछले 5-6 साल से वो मीटिंग भी होना बंद हो गई। लास्ट मीटिंग ये कुमार साहब ने ली थी, बहुत जल्दी में थे, और उसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन बातचीत का नहीं हो सका। तो 5-6 साल से वो मीटिंग भी होना बंद हो गई है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं अपने देश के इन वीरों के साथ? और आज जो हमें स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में इन वीरों को दिया जा रहा है, वो पंजाब, हरियाणा जो मैंने अभी गिनाए, इन सब के कंपैरिजन में 25% मिलता है J&K में। जी, तो ऐसा हमारे साथ सौतेला माँ का व्यवहार क्यों? हम भी तो भारत माँ के सगे बच्चे हैं, हम भी तो भारत माँ का नहीं, हमें फख्र है आपका जब, और उन बलिदानियों का जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बलिदान दिया, और उनमें से जिनको हमने वीरता से नवाजा है, उनको वीर चक्र, परम वीर चक्र वगैरह दिए हैं, तो हमने तभी तो दिए हैं कि उनकी वीरता की कहानियाँ हैं, उन्होंने वीरता का कार्य किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि इनकी मीटिंग्स नहीं हुई, जिस तरह आपने बताया कि इसके बारे में 2008 से लेके इसके बारे में सोचा नहीं गया, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारी शान है, यही हमारे आदर्श है। इन्हीं को देखकर हमारे जो बालक हैं, हमारे नौजवान हैं, आगे बढ़ते हैं। कल साहब आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।
ये जो सारी कार्रवाई है ये बिना हमारी मदद के नहीं हो पाती और इसलिए हमें सावधानी की जरूरत है और सिक्योरिटी तंत्र जो है उसको और ज़्यादा कारगर होना